तो हमारे पास क्वेश्चन है ना, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ क्लोरीन is 5 than that of chlorine. इनोट वैल्यू आपने काफी डिटेल से पढ़ी है 11th क्लास में। तो बेटा जो नॉन मेटल की जो इनोट वैल्यू होती है वो 3 एनर्जी पर डिपेंड करती है। 3 एनर्जी जो है वो नॉन मेटल्स की इनोट वैल्यू को अफेक्ट करती है। देखो चाहे मेटल हो या नॉन मेटल हो, मैं तुम्हें इनोट कौन कौन सी एनर्जी पर डिपेंड करता है इसके बारे में बताती हूँ। कोई भी हमारे पास जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को हमें उसकी जो भी एलिमेंटल स्टेट है नेचर में वो जिस फॉर्म में पाया जाता है, हमें वहां से उसको एक्वस आयन तक लेके जाना है। एलिमेंट की जो नेचुरल फॉर्म है वहां से हमें क्या उसको कहां तक लेके जाना है, एक्वस आयन तक। तो एक्वस आयन तक ले जाने के लिए जितनी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि ई नोट वैल्यू सॉल्यूशन में निकाली जाती है। सॉल्यूशन में किसी भी आयन की स्टेबिलिटी या रिएक्टिविटी चेक करनी हो तो वो क्या होती है, ई नोट वैल्यू से हम निकालते हैं। ठीक है, ई नोट वैल्यू जितनी कम होती है सॉल्यूशन में वो आयन उतना ज्यादा स्टेबल होता है, ऐसा फंडा होता है। तो एलिमेंटल फॉर्म को एक्वस आयन तक ले जाने में जितनी एनर्जी इन्वॉल्व होगी उन पर डिपेंड करेगी ई नोट वैल्यू। तो ई नोट वैल्यू जो होगी, अब यहाँ पर आंसर आप क्या दे दोगे, ई नोट वैल्यू ऑफ फ्लोरीन इज हायर देन दैट ऑफ द क्लोरीन। अब ई नोट वैल्यू ऑफ क्लोरीन की हाई है, तो अगर मैं ई नोट वैल्यू यहाँ पर लिखूं तो क्लोरीन की जो ई नोट वैल्यू है वो है 2.8, जबकि किसकी है ये, क्लोरीन की। ठीक है, और कौन सी ई नोट वैल्यू है ये, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है ये। मतलब अब तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो अब नेगेटिव में। तो इसकी जो ई नोट वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2.874। ठीक है, जबकि जो क्लोरीन की जो ई नोट वैल्यू है, जब क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन लेके उसी इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो इसकी जो ई नोट वैल्यू है वो होगी 1.36 वोल्ट। ई नोट वैल्यू सबसे ज्यादा किस हैलोजन की है, ई नोट वैल्यू का आगे बढ़ देंगे तो हमारे पास किसकी आ जाएगी, F2 की ई नोट वैल्यू सबसे ज्यादा है, देन Cl2, देन Br2 एंड देन I2। ठीक है, तो ई नोट वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब यहाँ पर सभी का कंपैरिजन तो नहीं होगा, कंपैरिजन तो हमारे पास फ्लोरीन और क्लोरीन का होगा। तो सिर्फ इतना आंसर देने से काम नहीं चलेगा कि फ्लोरीन की ई नोट वैल्यू ज्यादा है क्लोरीन से। अगर तुमसे यही क्वेश्चन पूछ ले तो व्हाई फ्लोरीन हैव हाई नोट वैल्यू देन दैट ऑफ द क्लोरीन, तो ये सेम ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन को घुमाया गया है बस। तो अब हमें क्या देना, आंसर देना पड़ेगा, फ्लोरीन की ई नोट वैल्यू हाई होने का आंसर देना पड़ेगा। व्हाई ई नोट वैल्यू ऑफ फ्लोरीन इज हायर देन दैट ऑफ द क्लोरीन, ऐसे पूछ ले, चाहे व्हाई फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन दैट ऑफ क्लोरीन, ऐसे पूछ ले। तो जो ई नोट वैल्यू है 3 फैक्टर्स 3 एनर्जी पर डिपेंड करते हैं। ई नोट ऑफ नॉन मेटल्स, ई नोट ऑफ नॉन मेटल्स डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर। देखो नॉन मेटल जनरली किस फॉर्म में है, अगर ये हैलोजन देखें तो जनरली किस फॉर्म में है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है ना, H2 की फॉर्म में है, F2Cl2 Br2 I2 की फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है इनको एटॉमिक फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम होते हैं उनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो क्या कहलाती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो सबसे पहली एनर्जी है जिसके ऊपर इनकी ई नोट वैल्यू डिपेंड करेगी, वो किस पर डिपेंड करेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। फिर जब बॉन्ड टूट जाएगा तो ये गैसियस एटम बन जाएंगे। जब बॉन्ड टूटता है तो एटम जो बनते हैं वो किस फॉर्म में बनते हैं, गैसियस फॉर्म में, गैसियस एटम बन जाएंगे। फिर उसके बाद गैसियस एटम को हमें ये नॉन मेटल है तो ये तो इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट होंगे, अनायन में। फिर गैसियस एटम को गैसियस अनायन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी एनर्जी देनी पड़ती है या निकलती है, ये बताओ अब तुम मुझे। सुन रहे हो क्या तुम मुझे,
प्लस टू क्लास के केमिस्ट्री स्टूडेंट, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि तुम्हारे पास कोई भी गैसियस एटम है, उसको गैसियस अनायन में कन्वर्ट करना है, तो वहां पर एक एनर्जी इन्वॉल्व होती है। यस, कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होती है? मीटिंग लीव करके चले गए क्या तुम लोग, या वो तनु? यस, अच्छा तुम सुन रहे हो? यस मैम, सुनाई दे रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं होती। कोई एटम, नॉन मेटल का एटम इलेक्ट्रॉन लेगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो कौन सी एनर्जी होगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिर गैसियस अनायन बन जाएगा। फिर गैसियस अनायन को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे एक्वस आयन में कन्वर्ट करने के लिए। अब चाहे कटायन हो चाहे अनायन, वाटर तो हर आयन के साथ अटैच होगा ना, क्योंकि वाटर के पास खुद के पास भी दोनों टाइप के चार्ज है। तो अब कोई अनायन है, उसको हम वाटर में डालेंगे, गैसियस अनायन है उसको वाटर में डालेंगे तो वाटर उसके साथ अटैच होंगे, और जब वाटर अटैच होते हैं तो एक एनर्जी निकलती है। कौन सी एनर्जी निकलती है? जब भी वाटर किसी आयन के साथ अटैच होता है तो एक एनर्जी निकलती है। कौन सी एनर्जी निकलती है? हाइड्रेशन एनर्जी। तो मॉलिक्यूल से एक्वस आयन तक लाने के लिए 3 एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट हुई है यहाँ पर। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी। ई नॉट वैल्यू ऑफ नॉन मेटल्स, और यहाँ पर हम जनरल नॉन मेटल नहीं कर रहे, मैं तुम्हें जनरल बता रही हूँ। किसी भी नॉन मेटल की ई नॉट वैल्यू 3 एनर्जी को से अफेक्टेड होती है, 3 एनर्जी पर डिपेंड करती है। कौन कौन सी? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड देन हाइड्रेशन एंथैल्पी। अगर मेटल हो तो मेटल की ई नॉट वैल्यू किन पर डिपेंड करेगी? कोई भी मेटल है हमें उसको मेटल एक्वस आयन तक लेके जाना है, तो मेटल जनरली सॉलिड फॉर्म में होती है, तो पहले हमें सॉलिड एटम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्रिस्टल बने हुए हैं मेटल के, सॉलिड क्रिस्टल है, तो उसको हमें गैसियस एटम तक लेके जाना है। कौन सी एनर्जी दोगे? सॉलिड है मेटल, सॉलिड है क्रिस्टल में, सॉलिड है एटम, और हमें उसको गैस में लेके जाना। तो डायरेक्ट गैस में लेके जाओ तो कौन सी प्रोसेस चलती है? सब्लिमेशन। यस मैम। तो वहां सब्लिमेशन एनर्जी, सबसे पहले हमें क्या करना है? सॉलिड एटम को गैस एटम में कन्वर्ट करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी? सब्लिमेशन। तो मेटल की नॉट वैल्यू सबसे पहले किस पर डिपेंड करेगी? सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन में क्या बन गया? गैस फॉर्म में आ गया एटम हमारा। अब मेटल का एटम है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके किस में कन्वर्ट होगा? कटायन में। तो गैस फॉर्म में हमारा कोई एटम है, उसको गैसियस कटायन में कन्वर्ट करना है तो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कौन सी एनर्जी देनी पड़ती है? आयनाइजेशन। आयोनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी। अब आयनाइजेशन एनर्जी की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो चुका है हमारा एटम? गैसियस कटायन में। अब गैसियस कटायन को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, अब वाटर फिर से उसके साथ अटैच होगा कटायन के साथ, तो वहां एनर्जी निकलेगी। कौन सी एनर्जी निकलेगी? हाइड्रेशन। तो मेटल्स की ई नॉट वैल्यू किस एनर्जी पर डिपेंड करेगी? मेटल्स की ई नॉट वैल्यू कौन कौन सी 3 एनर्जी पर डिपेंड करती है? सब्लिमेशन, उसके बाद आयनाइजेशन, एंड देन हाइड्रेशन। और नॉन मेटल की ई नॉट वैल्यू, नॉन मेटल की ई नॉट वैल्यू डिपेंड करती है किस किसके ऊपर? बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो अगर तुमसे ये पूछा जाए, हमारे प्रदीप की बुक में देखना एक बॉक्स में करके दे रखा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो ई नॉट वैल्यू ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लोरीन। Why E naught value of fluorine is greater than that of the chlorine? The E naught value of fluorine and chlorine or any non-metals depend upon 3 factors: 3 energy, bond dissociation enthalpy, electron gain enthalpy, and hydration enthalpy. Due to low bond dissociation enthalpy and high hydration enthalpy of fluorine, hydration enthalpy chlorine और chlorine की अगर हम कंपैरिजन करें, ये मतलब E naught value फ्लोरीन की E naught वैल्यू क्लोरीन से हाई हुई है। क्लोरीन की जो ई नोट वैल्यू है वो है 2.87 वोल्ट, और क्लोरीन की ई नोट वैल्यू है 1.36 वोल्ट। ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, देखो बेटा एनर्जी देनी पड़ी वो बहुत कम देनी पड़ी। क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम है क्लोरीन से, तो जो एनर्जी देनी पड़ी वो क्या होगी? कम देनी पड़ी। और एनर्जी जो निकली, जो हाइड्रेशन एंथैल्पी निकली
जब फ्लोराइड आयन को जब तुम वाटर में डिसॉल्व करोगे तो अपने एक्वस बनेगा, जहां पर वाटर क्या करेगा, आयन का साइज जितना स्मॉल होगा उसके ऊपर उतना ही चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो फ्लोराइड आयन का साइज स्मॉल है, इसीलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है, और वाटर को जितना चार्ज ज्यादा दिखाई देगा उतने ही ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, उतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बनेगी आयन और वाटर के बीच में। तो यहाँ जो हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होगी वो 515 किलो जूल रिलीज होगी। या जो हमारे पास जो LH हाइड्रेशन आएगा इसकी वैल्यू है 515 किलो जूल पर मोल। ई नॉट वैल्यू इन तीन एनर्जी का सम नहीं है, कहीं तुम सम निकालो, इन तीन वैल्यू पर के ये तीन जो एनर्जी है ये इसको अफेक्ट कर रही है। ई नॉट वैल्यू कोई एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी है, तो एनर्जी का सम करके तो एनर्जी निकलेगी, ये एनर्जी नहीं है, ठीक है, बट इनसे अफेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ एनर्जी निकलेगी 515 किलो जूल मोल पर मोल। जब एक मोल फ्लोराइड वाटर के साथ अपने एक्वस में कन्वर्ट होंगे तो 515 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। जबकि जब Cl नेगेटिव आयन वाटर के साथ जुड़ेंगे तो Cl नेगेटिव आयन एक्वस में कन्वर्ट होंगे, तो इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है ये है सिर्फ 381। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जितनी ज्यादा होगी ई नॉट वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होती है जिसमें एनर्जी ज्यादा निकले। अब जो एनर्जी देनी पड़ रही थी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन के केस में वो देनी पड़ी कम, क्लोरीन से कम है, फ्लोरीन को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ी कम, क्लोरीन को ज्यादा देनी पड़ी। और जब फ्लोराइड आयन एक्वस में कन्वर्ट हुआ तो एनर्जी निकल गई ज्यादा, यहाँ पर 515 निकली और यहाँ पर सिर्फ 381 निकली। तो कौन सी ज्यादा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हुई? फ्लोरीन मॉलिक्यूल का फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट होना मोर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आगे बात समझ में? तो इसकी ई नॉट वैल्यू तो ज्यादा आएगी। जो आयन जितना ज्यादा बेटा स्टेबल होगा ना, एक्वस सॉल्यूशन में आयन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का मेन फैक्टर हाइड्रेशन ही होती है। जितना ज्यादा हाइड्रेटेड होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल रहेगा। आगे बात समझ में? और इधर ई नोट से भी हम स्टेबिलिटी देखते हैं। ई नोट वैल्यू के तुम लोगों ने इंपॉर्टेंस पढ़े होंगे 11th क्लास में। ई नोट वैल्यू जितनी ज्यादा होती है ना उतना ही आयन ज्यादा स्टेबल होता है। So E naught value of fluorine is greater than that of chlorine due to low bond dissociation enthalpy and high hydration enthalpy. ये आंसर लिखोगे तुम। Why fluorine is strong oxidizing agent than that of chlorine? The E naught value of fluorine is higher than that of chlorine. Why E naught value of fluorine is higher than that of the chlorine? Due to low bond dissociation enthalpy and high hydration enthalpy as compared to chlorine. Yes, clear है ये क्वेश्चन आपका? Yes, ma'am. ओके, Yes, आगे ma'am. चलते हैं अब। ये उसके बाद अब हम लेंगे इनके हाइड्राइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ग्रुप 15, 16 और 17 तीनों के ये हाइड्राइड में से क्वेश्चन डेफिनेट बनेंगे और बहुत ही आसान से है। सबसे पहले हाइड्राइड की प्रिपरेशन, उसके बाद इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे कि फिजिकल स्टेट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट हो गया, ठीक है। तो हम लेते हैं सबसे पहले तो प्रिपरेशन, हैलोजन हैलाइड। इस ग्रुप 17 के जो हाइड्राइड बनेंगे उनको हम क्या बोलते हैं? हैलोजन हैलाइड बोलते हैं, है ना। किस फॉर्मूले के, जनरल फॉर्मूला बताओ, किस फॉर्मूले के हाइड्राइड बनाएंगे? ये हाइड्रोजन से सारे ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे ना अपने हाइड्राइड में। HX मैम। तो HX फॉर्मूले के हाइड्राइड बनाएंगे। तो हमारे पास जो है HX फॉर्मूले के हाइड्राइड होंगे, जैसे कि HF HCl, HBr and HI। हैलोजन हैलाइड, हैलोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन हैलाइड, सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड अगर ये प्योर फॉर्म में है तब तो हम इनको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन हैलाइड। वाटर में डिसॉल्व कर दोगे फिर ये एसिड बनेंगे, या वाटर की एब्सेंस में भी एसिड है। ये वाटर की एब्सेंस में एसिड नहीं है ना। अगर हमारे पास प्योर HF है तो उसको हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड थोड़े ना बोलेंगे। कोई भी एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी वाटर की प्रेजेंस में ही शो करता है। तो अब तो हम इनको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन हैलाइड।
लेकिन वाटर में डिजोल्व करके इनका जो अक्वस सॉल्यूशन होगा उस टाइम ये वाटर के अंदर आयनाइज हो गए, H पॉजिटिव छोड़ देते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं हैलोजन एसिड। इनके अक्वस सॉल्यूशन को हैलोजन एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिपरेशन में एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी H2SO फॉर्म में पढ़ चुके हैं, जो हमारे पास HF और HCl है। देखो, एक तो इन सबको हम डायरेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, किसी भी हैलोजन की हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जैसे कि फ्लोरीन गैस की हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो HF बन जाएगा। क्लोरीन गैस की हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो HCl बन जाएगा। ब्रोमीन की हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवा देंगे HBr। आयोडीन की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो HI। तो एक मेथड तो इनकी प्रिपरेशन का क्या है, डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद द हाइड्रोजन गैस, बट रिएक्टिविटी का फर्क रहेगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हैलोजन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन तो क्या करेगा, फ्लोरीन तो रूम टेम्परेचर पर ही हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कर लेगा। इन हैलोजन की जो रिएक्शन होती है ना, वो जनरली लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में होती है। लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में फोटोकेमिकल रिएक्शन शो करते हैं ये हैलोजन ज्यादातर। लेकिन फ्लोरीन इतना ज्यादा रिएक्टिव हैलोजन है कि ये डार्क में भी रिएक्ट कर लेता है फ्लोरीन के हाइड्रोजन के साथ, और वोलेंटली रिएक्ट करता है। वोलेंटली रिएक्ट करने का मतलब हाईली एक्सोथर्मिक होगी प्रोसेस, जितनी स्पॉन्टेनियस होगी प्रोसेस उतनी एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी निकलती है, वोलेंट रिएक्शन होती है काफी। हाँ जी मैम। तो फ्लोरीन तो क्या करता है, डार्क में ही हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कर लेता है, HF बना देगा। क्लोरीन जो है वो थोड़ी सी डिफ्यूज सनलाइट में, थोड़ी बहुत भी सनलाइट मिल जाएगी तो भी हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करके HCl बना देगा। ब्रोमीन को हीट करना पड़ेगा, ब्रोमीन को हीट करना पड़ेगा हाइड्रोजन गैस के साथ जब रिएक्शन करेगा। आयोडीन स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ेगी, इवन कैटलिस्ट भी साथ में डालना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। हाँ, अगर हम साथ में प्लैटिनम कैटलिस्ट डाल रहे हैं तो लगभग 500-550 केल्विन के ऊपर ब्रोमीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन आयोडीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेगी 550 केल्विन तक प्लैटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और HI बना देगा। तो इस तरह से हम रिएक्टिविटी का कंपैरिजन भी पता लगा रहे हैं। तो एक मेथड तो इनकी प्रिपरेशन का क्या है, रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद हाइड्रोजन, बट रिएक्टिविटी का ऑर्डर आयोडीन सबसे लेस रिएक्टिव है और फ्लोरीन सबसे मोर रिएक्टिव है। मेथड है हमने H2SO4 में किए थे। H2SO4 जो है वो किसी भी H2SO4 क्या है, सभी एसिड में से सबसे लेस वोलेटाइल एसिड है, और हमने एक रूल पढ़ा था, लेस वोलेटाइल एसिड अपने से मोर वोलेटाइल एसिड के जो सॉल्ट होते हैं उनके साथ रिएक्शन करके लेस वोलेटाइल एसिड को वहां से हटा देगा और खुद सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। वही डिकम्पोजिशन वाला डिस्प्लेसमेंट वाला रूल यहाँ पर चलता है। तो अगर हमें जैसे कि फ्लोराइड बनाना है तो कोई भी मेटल फ्लोराइड हम उठाएंगे, कोई भी मेटल फ्लोराइड उठाएंगे और उसकी रिएक्शन हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवा देंगे। इसी तरह से अगर हमें HCl बनाना है तो हम क्या करेंगे, कोई भी मेटल क्लोराइड लेंगे और उसकी रिएक्शन हम H2SO4 के साथ करवा देंगे। ठीक है, तो दूसरा जो मेथड है हमारे पास, रिएक्शन ऑफ एनी फ्लोराइड विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड रिएक्शन ऑफ एनी क्लोराइड विद H2SO4 if you want to prepare the HF and HCl। एक रिएक्शन बता दो अब तुम मुझे जिससे हम HF बना सकें। यस, कोई मेटल फ्लोराइड का नाम बताओ, तुम कंप्लीट कर दोगे। हमने ले लिया पोटेशियम फ्लोराइड और इसकी रिएक्शन हमने करवा दी H2SO4 कंसंट्रेटेड, बताओ क्या होगा। HF प्लस में KSO4। H2SO4 प्लस HF, जैसे कैल्शियम क्लोराइड ले लिया, सोडियम क्लोराइड, कोई भी मेटल क्लोराइड की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवा दी। इसी तरह से HCl कोई भी मेटल क्लोराइड ले लेंगे, हमने ले लिया जैसे कि इसकी रिएक्शन हमने H2SO4 के साथ करवा दी तो क्या बन जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉरी, H2SO4 प्लस 2HCl। अब तुम बताओ क्या HBr और HI को भी इसी तरीके से
प्रिपेयर कर सकते हैं? मेटल ब्रोमाइड उठाएंगे और उसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करवा देंगे, मेटल आयोडाइड उठाएंगे और उसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करवा देंगे। No, ma'am. ये क्वेश्चन H2SO4 वाले केस में भी करवाया था, यहाँ पर भी आ गया और ये ऑर्गेनिक में भी आएगा। यहाँ हम HCl, HBr और HI को मेटल ब्रोमाइड और मेटल आयोडाइड की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवा के प्रिपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज HBr एंड HI इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। HBr और HI बने तो गए, लेकिन वो रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से क्या, जो सॉल्यूशन में पड़ा है उसको रिड्यूस कर देंगे, उसको रिड्यूस करके SO2 में भेज देंगे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। अब कोई हैलोजन हैलाइड अगर ऑक्सीडाइज होगा तो किसमें बदल जाएगा? वो हैलोजन में। तो HBr जो बनेगा वो Br2 में बदल जाएगा और HI जो बनेगा वो किसमें बदल जाएगा? I2 में। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी यार? जैसे हमने कोई मेटल ब्रोमाइड दे दिया, सोडियम ब्रोमाइड दे दिया और इसकी रिएक्शन हमने H2SO4 के साथ करवा दी, यहाँ पर बन तो गया हमारे पास HBr प्लस Na2SO4। ठीक है, लेकिन ये जो अन्य HBr बना ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये H2SO4 को रिड्यूस कर देगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं H2SO4 जो होगा वो SO2 प्लस H2O प्लस नेशन ऑक्सीजन रिलीज करेगा। अब HBr रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये ऑक्सीडाइज होना ही चाहता है, वही ऑक्सीडाइज वही होगा ना जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना? HCl थोड़ा है ना इस ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होता, HCl या HF, क्योंकि वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होगी, टेंडेंसी ही नहीं है ऑक्सीडाइज होने की। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन लेने के किसका कन्वर्ट हो जाएगा? H2O प्लस Br2 में। तो हमें यहाँ पर ब्रोमीन गैस मिलेगी, न कि हमें यहाँ पर HBr मिलेगा। सेम यही HI के साथ। तो बताओ क्या करें फिर, क्या अल्टरनेट है HBr प्रिपेयर करने का? बस नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड ले लेंगे हम, H3PO4 के साथ रिएक्शन करवा देंगे मेटल ब्रोमाइड की और मेटल आयोडाइड की। तो ये तो बेटा इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उसके बाद हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से बनना है। फिजिकल प्रॉपर्टी में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट, डाइपोल मोमेंट, पोलैरिटी। क्वेश्चन भी किस में बनता है? जो पहला एलिमेंट है उसका जो हाइड्राइड है, सब में ग्रुप 15, 16, 17 सभी में जो पहला एलिमेंट का जो हाइड्राइड है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है ना? ग्रुप 15 में अमोनिया, ग्रुप 16 में वाटर और ग्रुप 17 में HF। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक्सेप्शनली इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है और फिजिकल स्टेट भी, जैसे HF जो है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, लो बॉइलिंग लिक्विड, सिर्फ इसका बॉइलिंग पॉइंट 293 केल्विन ही है। आगे बात समझ में? 293 केल्विन ही है, जो कि हमारा रूम टेम्परेचर भी है 298 के अराउंड हमारा रूम टेम्परेचर होता है। लो बॉइलिंग लिक्विड है। H2O लिक्विड है ना ग्रुप 16 में, ग्रुप 16 के हाइड्राइड में सिर्फ H2O लिक्विड है, H2S, बाकी सारे ही हाइड्राइड गैस है। क्या कारण? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन में तुमसे ये पूछूंगी, अमोनिया मॉलिक्यूल में भी है हाइड्रोजन बॉन्ड तो, और H2O मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड तो, फिर अमोनिया गैस है और H2O लिक्विड है, क्या कारण? ऑक्सीजन ज्यादा मॉलिक्यूल में भी है ना। Oxygen is more reactive than हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ होगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब अमोनिया में नाइट्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन इन H2O। सो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, है ना? अच्छा चलो ये बात है, तुमने आंसर दे दिया। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वाटर लिक्विड है और अमोनिया गैस है। अब यहाँ पर HF और H2O का अगर हम कंपैरिजन करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किसमें मिलेगा? HF और H2O का अगर हम कंपैरिजन करें तो HF में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनना चाहिए ना, क्योंकि HF में फ्लोरीन सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना? लेकिन फिर भी HF का बॉइलिंग पॉइंट वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से लो होता है। अभी बताया मैंने
HF का बॉइलिंग पॉइंट 293 केल्विन और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन है, काफी हाई है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। इसका क्या कारण है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Why in HF the strong hydrogen bond is formed? Because chlorine is high electronegative than that of oxygen in H2, but the boiling point of H2 is higher, 373 Kelvin, as compared to HF, only 293 Kelvin. Yes. वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर इज हायर देन दैट ऑफ HF। HF में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो एक HF मॉलिक्यूल सिर्फ 2 HF मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये देखो ऐसे। स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से। इस तरह से ये जिगजैग, एक HF 2 HF से ही जुड़ेगा ना, एक जो HF है वो 2 HF से जुड़ा हुआ है, जबकि वाटर में एक वाटर 4 वाटर से जुड़ता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। कैसे?